कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं हम लोग, दो चीज रखते हैं, एक है कंसिडरेशन और दूसरा है बिजनेस। दिस शुड बी प्रेजेंट फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड बी में कि भाई इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब सीधा साधा इतना होता है कि जो सप्लायर है वो इंडिया के बाहर है और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो इंडिया में है। ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ये अगर फॉर कंसिडरेशन है, उसके सामने मैंने पैसा दिया है, तो अगर भले ही वो मेरे बिजनेस के लिए यूज नहीं हुआ है, फिर भी इसको मैं सप्लाई बोलूंगा। कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्यों? इंपोर्ट ऑफ सर्विस को ऐसे एक्सेप्शन में डालने की जरूरत क्या थी? तो जरूरत ये थी कि अगर मैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स करता तो उसके ऊपर कस्टम लगता। अंडर कस्टम एक्ट 1962, इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स। एक चीज समझ लीजिए आप कि जो कस्टम है वो सिर्फ गुड्स के ऊपर लगता है, ओनली गुड्स। सर्विसेज के ऊपर कस्टम एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगर मैं गुड्स को इंपोर्ट करता तो मैं बिजनेस के लिए इंपोर्ट करूं या किसी और पर्पस के लिए यूज करूं, तो भी उसके ऊपर मुझे कस्टम ड्यूटी पे करनी है। ये पहले से डिसाइडेड लॉ है, पहले से डिसाइडेड लीगल पोजीशन है सिंस 1962। तो सेम सिचुएशन होनी चाहिए सर्विस के लिए भी। जीएसटी का मेन फंडामेंटल ही यही है कि गुड्स और सर्विसेज को पैरेलल ट्रीट करो। तो अगर मैं गुड्स को इंपोर्ट करूं और कस्टम ड्यूटी लगती है, भले ही वो मेरे बिजनेस के लिए नहीं है फिर भी, तो अगर मैं सर्विसेज को इंपोर्ट करूं और वो मेरे बिजनेस के लिए नहीं है फिर भी उसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए, उसको सप्लाई बोलना चाहिए। इसी लॉजिक की वजह से ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का एक्सेप्शन है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। दिस इज द लॉजिक, ये उसका लॉजिक है। दूसरा, अब आ जाते हैं हम लोग 7(1)(c), एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो ये जो फॉर कंसिडरेशन वाली बात की है उसका एक्सेप्शन है 7(1)(c). 7(1)(c) हमको बोलता है कि हम लोग कुछ चीजें आपको शेड्यूल 1 में लिस्ट डाउन करके देते हैं। अगर ऐसी एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन आपने किए तो भले ही कंसीडरेशन नहीं है, मुफ्त में दिया है आपने वो सप्लाई, तो भी हम लोग उसको सप्लाई मानेंगे। कंसीडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 वाली एक्टिविटीज के लिए मुझे कंसीडरेशन की जरूरत नहीं है। शेड्यूल 1 में क्या है वो हम लोग अभी देखते हैं, वी विल लुक इनटू दैट। ओके, अभी इसको थोड़ा फिर से सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, क्योंकि जैसे जैसे डेफिनेशन आगे बढ़ती जाएगी पीछे की चीजें हम लोग भूलते जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि डेफिनेशन लंबी है, इंटरलिंक बहुत ज्यादा है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसकी वजह से फिर से मैं आपको रिपीट करके देता हूं कि 7(1)(a) में बोला गया है कि सप्लाई किसी भी तरह का दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इट शुड बी फॉर कंसिडरेशन एंड इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो मुझे बिजनेस के कोर्स में है या नहीं वो देखने की जरूरत नहीं है, और अगर वो चीज शेड्यूल 1 में है तो मुझे कंसिडरेशन है या नहीं वो देखने की जरूरत नहीं है। यहां तक की चीज है 7(1)(a) में, बी में और सी में। अब एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया डी ने। एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज रिफर्ड टू इन शेड्यूल 2। इसको अमेंड किया गया थ्रू जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018। क्या अमेंडमेंट किया गया वो मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि अभी अगर मैं इसको समझाऊंगा तो ये जो हमारी लिंक है सप्लाई को समझने की वो थोड़ी टूट जाएगी। तो ये 7(1)(d) को अभी साइड में रखते हैं हम लोग, उसके बारे में आएंगे आगे हम लोग। इतना समझिए 7(1) ऐसे शुरू होता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड 7(1)(a) b c d। ये डी अभी चला गया है, डी की जगह पर क्या आया है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ए बी सी, ए बोलता है कि मुझे दो चीज चाहिए, कंसिडरेशन चाहिए और बिजनेस चाहिए। बी बोलता है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए बिजनेस की जरूरत नहीं है। सी बोलता है कि शेड्यूल 1 के लिए कंसिडरेशन की जरूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं है। ये हुआ मेरा 7(1). 7 नंबर की सेक्शन हमने देखी है, सप्लाई की डेफिनेशन पूरी 7 नंबर वाली है। तो अब 7(2) भी देख लेते हैं क्या बोलता है 7(2) हमको। ये रहा मेरा 7(2) यहां से
नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। अब इसने कुछ अलग ही बात छेड़ दी। नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज से शुरू हुआ। नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज का मतलब होता है कि आगे की चीजों को भूल जाओ, अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में कुछ भी लिखा हो फिर भी activities or transactions specified in schedule 2 or such activities or transactions undertaken by central government, state government or any local authority in which they are engaged as public authority as may be notified by government on the recommendation of GST Council shall be treated neither as supply of goods nor as supply of services। यहाँ पर पर्पस ये है लॉ मेकर्स का कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं शेड्यूल 3 में डालूंगा, या तो गवर्नमेंट कुछ चीजों को नोटिफाई करेगी जिसमें 7(1) के मुताबिक भले ही मैं उसको सप्लाई बोलूं फिर भी मुझे इसके ऊपर टैक्स नहीं लेना है, तो एज पर शेड्यूल 3 इट विल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। उसको मैं ना सप्लाई ऑफ गुड्स बोलूंगा ना मैं सप्लाई ऑफ सर्विस बोलूंगा उसको। तो ये था मेरा 7(2). 7(3) is not that much important, प्रोसीजरल है, फिर भी इसको समझ लेते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 and 2, गवर्नमेंट ने अपने पास कुछ रेसिडुअल पावर्स रखे। गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन ट्रांजैक्शन दैट आर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, एंड सप्लाई ऑफ सर्विस एंड नॉट एज सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू ऐसा बोल सकती है कि ये चीज जो है ये सप्लाई है वो गुड्स का सप्लाई माना जाएगा, इसको सर्विस नहीं माना जाएगा, या इस चीज को सर्विस मानेंगे गुड्स का सप्लाई नहीं मानेंगे। ऐसे रेसिडुअल पावर उन्होंने अपने पास रखे। तो अब आते हैं हमारा जो ये 7(1)D है जिसको मैंने छोड़ा, वो 7(1) ABC तक सब कुछ ठीक चल रहा था। डी ने आकर थोड़ी गड़बड़ कर दी। डी ने बोला कि the activities to be treated as supply of goods or supply of services shall be as referred to in schedule 2। अब यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है समझिए आप। शेड्यूल 2 के मुताबिक डिसाइड होगा कि कोई भी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ऐसा बोला गया 7(1)D में। 7(1) शुरू होता है ऐसे, द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स, मैं एबीसी को अगर भूल जाऊं डायरेक्टली डी के ऊपर आओ, द एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज रिफर्ड टू इन शेड्यूल 2। इसको मैं ऐसे ही रीड करूं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज शेड्यूल 2 में दी गई है तो ऑटोमेटिकली उसको मैं सप्लाई बोल दूंगा। पर पर्पस ऐसा नहीं था। शेड्यूल 2 का पर्पस था कि कोई सप्लाई, अगर सप्लाई है ऐसा डिसाइड हो चुका है, तो उसको मैं गुड्स का सप्लाई बोलूंगा कि सर्विस का सप्लाई बोलूंगा, वो डिसाइड करने का काम है शेड्यूल 2 का। जबकि अगर मैं इसको ऐसे ही पढ़ूं तो इससे ऐसा लग रहा है कि जो शेड्यूल 2 में दिया गया है उसको मैं ऑटोमेटिकली सप्लाई मान लूंगा। दिस इज नॉट द पर्पस। इसको थोड़ा अलग तरीके से भी समझते हैं। ये 7(1), 7(2) और 7(3) को देखने के बाद मुझे इतनी चीजें पता चल रही है, नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। क्या मुझे समझ में आया? मुझे ऐसा समझ में आया कि भाई दो चीजें जरूरी है, एक है कंसिडरेशन, दूसरा है बिजनेस। फिर भी दोनों के एक्सेप्शन भी है। शेड्यूल 1 है तो मुझे कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है मुझे बिजनेस की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज मुझे ये समझ में आई कि एक शेड्यूल 2 भी है जो बताता है कि कोई भी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स होगी या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगी। पर यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। एक शेड्यूल 3 भी है जो बोलेगी कि आगे जो भी लिखा है भूल जाओ सब कुछ। अगर शेड्यूल 3 में कोई चीज है तो इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, मुझे इसके ऊपर जीएसटी नहीं लेना। ऐसी सिचुएशन है। ये सेक्शन 7 है मेरा। इसको और ज्यादा छोटा कर लेते हैं आगे देखने के लिए। 3 शेड्यूल है मेरे पास, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। इसमें सप्लाई को इफेक्ट करने वाले जो शेड्यूल है उसमें शेड्यूल 2 का रोल लिमिटेड है। उसमें शेड्यूल 2 का रोल नहीं है। सप्लाई है या नहीं वो बोलने में शेड्यूल 2 का कोई रोल नहीं है। सप्लाई है या नहीं उसके लिए रोल है शेड्यूल 1 का और शेड्यूल 3 का। शेड्यूल 1 आपको ऐसा बोलेगा
कि भाई अगर कोई चीज ये शेड्यूल 1 में है तो विदाउट कंसीडरेशन है तो भी इसको मैं सप्लाई मान लूंगा। और शेड्यूल 3 ऐसा बोलेगा कि बाकी जहां पर भी कुछ भी लिखा हो, लेकिन अगर कोई चीज शेड्यूल 3 में है तो इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। और ये जो सबसे अलग शेड्यूल 2 है वो आपको ऐसा बोलेगा कि एक बार आपने सारी चीजें पढ़ के डिसाइड कर लिया कि भाई ये सप्लाई है या नहीं। हमने बोला हाँ डिसाइड कर लिया कि ये सप्लाई है या नहीं। अच्छा, क्या डिसाइड किया आपने, सप्लाई नहीं है? हमने बोला हाँ हमने डिसाइड किया कि सप्लाई नहीं है, तो मुझे मत देखो। शेड्यूल 2 आपको बोलेगा मुझे मत देखो, शेड्यूल 2 देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, बात खत्म हो गई, वहां पर आपने डिसाइड कर लिया, बात खत्म। अच्छा, क्या डिसाइड किया आपने कि सप्लाई है, तो मुझे देख के बताओ कि ये जो आपका सप्लाई है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। वो डिसाइड करने का काम मेरा है, ऐसा आपको बोलेगा शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 2 का जो रोल है वो लिमिटेड है सिर्फ इसके लिए कि कोई भी चीज सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, इतना ही डिसाइड करेगा शेड्यूल 2। तो इसी वजह से ये जो आपका 7(1)(d) था इसको चेंज कर दिया गया और उसका नंबरिंग चेंज कर दिया गया और उसका नंबरिंग हो गया 7(1)(a), ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि सप्लाई इंक्लूड्स एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2। नहीं, 7(1)(a) ऐसा बोलेगा कि एक्टिविटीज विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट विल बी डिसाइडेड बाय शेड्यूल 2। तो 7(1)(a) जो है वो अलग क्लॉज बन गया, 7(1) से हटा के उसको 7(1)(a) कर दिया गया थ्रू द जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018। द पर्पस वाज टू मेक इट वेरी क्लियर कि शेड्यूल 2 का कोई रोल नहीं है डिसाइड करने में कि कोई चीज सप्लाई है या नहीं। उसका बहुत ही लिमिटेड रोल है, सिर्फ इतना डिसाइड करने के लिए कि सप्लाई जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। हो सकता है कि आपको ये थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगी हो, इसको लेमन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में मैं ऐसे समझाता हूँ। 3 शेड्यूल है मेरे पास, डेफिनेशन को भूल जाओ। उसमें अगर शेड्यूल 1 में हम लोग गए तो कंसीडरेशन नहीं है तो भी उसको मैं सप्लाई मान लूंगा। शेड्यूल 3 में जो चीजें हैं उसके लिए ना उसको मैं सप्लाई ऑफ गुड्स बोलूंगा, ना मैं उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलूंगा। और जो शेड्यूल 2 मेरा है वो ऐसा है कि एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि ये सप्लाई है, तो वो सप्लाई किस चीज का है, गुड्स का है या सर्विसेज का है, वो डिसाइड करने का काम, कुछ कंफ्यूजिंग एंट्रीज हो सकती है जैसे कि रेस्टोरेंट फॉर एग्जांपल। तो भाई रेस्टोरेंट में खाना भी खाता हूँ, मुझे सर्विस भी मिलती है, वेटर आके मुझे सर्व भी करता है, तो वेदर इट विल बी गुड्स और सर्विस। तो ऐसी कंफ्यूजिंग चीजों के लिए उसको क्लासिफाई सर्विस में करना है या गुड्स में करना है, ये काम जो है वो है शेड्यूल 2 का, ये काम करेगा हमारा शेड्यूल 2। अब हम लोग देखते हैं कि भाई शेड्यूल 1 में क्या है, शेड्यूल 3 में क्या है और शेड्यूल 2 में मेजोरिटीली क्या क्या चीजें दी गई है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताया कि शेड्यूल 1, 2 और 3 की एंट्री के अलावा सारी चीजें सेक्शन 7 में क्लियर हो गई है आपको? यू हैव अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. Yes. एवरीवन? Yeah. Yes, sir. Yes. पर उसको आंसर करने के लिए मुझे ये भी तो समझना पड़ेगा कि शेड्यूल 1 में है क्या, शेड्यूल 3 में क्या है और शेड्यूल 2 में क्या है ना? तो चलिए देखते हैं शेड्यूल 1। एक्ट के आखिर में शेड्यूल्स होते हैं, ये है मेरा शेड्यूल